नमस्ते एवरीवन। भारत में हर एक मिडिल क्लास बच्चे की मैं ड्रीम लाइफ जी रही थी। मैंने आईआईटी पटना से अपनी बीटेक की, एक्सेलराई जमशेदपुर से अपनी एमबीए की और फिर मैं पीएनजी और एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियों में काम कर रही थी। मेरी सालाना आय 40 लाख रुपए से ज्यादा थी, यानी कि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए तो आ ही जाते थे। मुगलसराय में मैंने अपना घर भी बनवा लिया था, तो हर चीज बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन फिर मेरे जीवन में 4 इंसिडेंट्स हुए जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मुझे इस देश से बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर मैंने ओवन वीजा के लिए अप्लाई किया, जो कि यूएस के अंदर में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज वीजा होता है। मुझे ये वीजा मिल गया और मैं बाहर शिफ्ट हो गई। अभी शिफ्ट हुए केवल 1 महीने ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा समय बीत गया हो, क्योंकि मैं घर पे कितनी भी कॉल्स और वीडियो कॉल्स कर लूं, जो ये डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर की, वो बहुत ज्यादा चुभती है। हर दिन अपने घर से बहुत ज्यादा दूर लगता है, बहुत ज्यादा लंबा लगता है। लेकिन ये 4 कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जिस वजह से मुझे ये पेनफुल डिसीजन लेना पड़ा अपने लिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा पैसा और रिजर्वेशन। तो मैंने दोनों ही फेस किया है, बट मेरे लिए दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर में भी मेरी अच्छी खासी इनकम थी, मेरी हाइब्रिड जॉब थी, तो मैं अपने घर पे बहुत सारा समय बिताती थी, तो बहुत सारे पैसे मेरे उससे भी बच जाते थे। और बीच में कभी कभी बैंगलोर जाना पड़ता था, तो उतने ज्यादा एक्सपेंसेस मेरे नहीं थे। रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा फेस नहीं किया है। मेरे जेई मीन्स में 4,500 के लगभग रैंक थी, जेई एडवांस में 6,000, कैट में 99.28% आए थे मेरे, एसएससी सीजीएल में 156 और 310 नंबर थे, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी सारे मैंने जनरल कैटेगरी के अंदर में ही दिए और क्वालिफाई किए हैं। जब आपको पहले से पता हो कि आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, तो शायद इतनी ज्यादा चुभन नहीं होती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इंसिडेंट समझाऊंगी, तो हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाऊं मैं और थोड़ी लंबी खिंच जाए वीडियो, तो आप मेरे साथ इसमें सहायता करिएगा। सबसे पहला मेरा इंसिडेंट था ट्रैफिक। भारत के अंदर में इंसेन ट्रैफिक है। अगर आप किसी भी बड़े शहर के अंदर में रह रहे हैं, ज्यादातर जो भी नौकरियां होती हैं, जो भी टॉप नौकरियों के बारे में हम बात करते हैं, वो बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के अंदर में ही होती हैं। टीयर 1 शहर, जहां पे एक तो आपका रेंट बहुत ज्यादा होता है, आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं वहां पे रहने के लिए। जब मैं बैंगलोर में रेंट पे रहती थी, तो मेरी 2 लाख की सैलरी में मेरे 40,000 रुपए मेरे रेंट के ऊपर में जाते थे। अब आप बहुत सारे इसमें पॉइंट रख सकते हैं कि आप उससे कम रेंट के अंदर में भी रह सकती हैं, तो आपको अपनी सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी तो मेंटेन करनी है ना। आदमी पैसा कमाता किस लिए है? कि जिंदगी अच्छे से जी सके, डे टू डे आपके जिंदगी में कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन आपको ये बेसिक चीजें ही भारत के अंदर में अब नहीं मिल पा रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है। तो मेरी एक दिन शाम की 9 बजे की फ्लाइट थी वाराणसी के लिए, क्योंकि मुझे अगले दिन अपनी मम्मी को एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना था, तो मेरा पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं 3 बजे अपने ऑफिस का काम निपटा के और निकल गई थी, लेकिन उस दिन बैंगलोर के अंदर में बारिश हो गई और मैंने बैंगलोर, इतना बड़ा जो भारत का शहर है, जो टेक हब है भारत का, उसको छोटी सी बारिश के अंदर में पूरा डिस्ट्रॉय होते हुए, कोलैप्स होते हुए देखा अपने सामने। बैंगलोर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया। उस ट्रैफिक में मैं 8 घंटे फंसी रही और जब मैं 11 बजे एयरपोर्ट पहुंची तो मेरी फ्लाइट उड़ चुकी थी। मेरे पैसे जो गए वो गए और फिर मैं रात भर एयरपोर्ट पे इंतजार करती रही। मैंने सुबह की दूसरी एक फ्लाइट करवाई बैंगलोर से वाराणसी, जो कि हार्डली 2,000 किलोमीटर है भारत के अंदर ही। उसके लिए मुझे 25,000 रुपए देने पड़े, क्योंकि हमारे कंट्री में कोई रेगुलेशन भी नहीं है, कोई किसको कितना लूट ले, बस लूट पाट चल रही है चारों तरफ। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यही सच्चाई है। मेरी जो फ्लाइट मिस हुई, क्या उसमें मेरी गलती थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं टाइमली अपने घर से निकली थी, 5 घंटे का मैं मार्जिन लेके निकली थी। और अगर आप इसमें कहें कि नहीं बैंगलोर ट्रैफिक के बारे में तो आपको पता ही था, तो आपको और पहले निकलना चाहिए था। कितनी पहले निकलूं मैं 3 दिन पहले जाके एयरपोर्ट पे अपना घर बसा लूं ताकि मेरी फ्लाइट ना छूटे। अगर मैं ऐसा करती हूं तो फिर मेरी नौकरी है वो कौन करेगा? नौकरी करना भी तो जरूरी है ना, तब जाके ही तो पैसे मिलेंगे ताकि मैं ये ट्रैवल कर पाऊं। अगर मैं वो चीज ही नहीं कर पा रही हूं तो फिर क्या फायदा है? क्या फायदा है ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का? मुझे बहुत ज्यादा उस दिन खराब लगी ये सारी जो इंसिडेंट हुई।
इसको मैं भूल के फिर आगे बढ़ी। कोई कंडीशंस होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं लाइफ के अंदर में, लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं और आपको एक बड़ा डिसीजन अपने लाइफ के अंदर में लेना पड़ता है। और यहीं से जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है स्टीयरिंग पैंडेमिक। तो भारत के अंदर में हम लोगों के अंदर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है घूरने की और गुस्से की। आप अनएम्प्लॉयमेंट कहें या फिर गवर्नमेंट का फेलियर कहें, हमारे देश के अंदर में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारे पास इतना सारा समय है। आप जो डेली ब्लॉगर्स होते हैं उनके व्यूज काउंट देख लें, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने खाली हैं। और इसी खालीपन की वजह से हम दूसरों की जिंदगियों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आप रोड पे निकल जाएं, एक तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, पहली चीज़ रोड की कंडीशन टूटी फूटी रहेगी। इतने साल बीत गए 2026 में, जब दुनिया स्पेस के ऊपर में पहुंच रही है, हम अभी तक अच्छे रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। चलें इस चीज़ को भी नज़रअंदाज करते हैं, मुझे ट्रैफिक से, रोड से सारा एक्सेप्ट हो गया था कि यहाँ रहना है तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। पॉल्यूशन के बारे में भी मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया है, ठीक है, गलतियाँ हैं जो भी हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद से आप रोड पे निकल जाएं तो आपको लोग ऐसे घूरते हैं। मैं औरत आदमी दोनों की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं औरत हूँ और आदमी ही मुझे घूरते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब एक दूसरे को घूरने की इतनी गंदी आदत पाल चुके हैं, पता नहीं क्यों हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा अगर मैं किसी को घूर लूँ तो, लेकिन उससे कुछ मिलने जाने को है नहीं। बट इतनी समझदारी नहीं है हमारे अंदर में, और हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होता है वो इतना कम हो चुका है कि हमको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं एक दिन जा रही थी मुगल सराय के अंदर में किसी काम से, और सामने एक बाइक वाले और एक ऑटो वाले की टक्कर हो गई। ठीक है, गलती थी, दोनों की गलती थी, दोनों को आपस में माफी मांगनी चाहिए थी और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, दोनों ही अपने गाड़ियों से बाहर उतरे, बाइक वाला अपनी गाड़ी से उतरा, ऑटो वाला अपनी गाड़ी से उतरा, और दोनों ने एक दूसरे को इतना पीटा, इतना पीटा, और सारे लोग रोक के अपनी अपनी गाड़ियां उनको जाके देख रहे हैं। कोई ना बचा रहा है ना रोक रहा है। चले मैं तो औरत हूं, मैं उसमें जाके कैसे रोकूं और बचाऊं, लेकिन जो वहां पे आदमी थे वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी बैठ के मूक दर्शक हुए हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं चीजों को। हमारे अंदर में इतना खालीपन हो गया है, इतना गुस्सा हो गया है कि हम बस दूसरों की लाइफ के अंदर में घुसे हुए हैं। अपनी लाइफ से अब हमको कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसमें सरकार की गलती है, हमारी गलती है, सारी चीजें कंबाइंड है। हम यहीं से आते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में, जो कि है हमारा करप्शन। करप्शन पूरी दुनिया के अंदर में है, बहुत ज्यादा है, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि केवल भारत ही एक करप्ट देश है, लेकिन हमारे देश की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हमारी जो आधार कार्ड है, हमारा जो नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड होता है हर एक नागरिक का, वो आधार कार्ड है। हमारे आधार कार्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने मान लिया है जब तक हम करप्ट ना हो, जब तक हम दूसरे को लूट ना लें, जब तक हमारा कोई रॉब ना हो। जैसे एक मुझे कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि एक कांस्टेबल एक करोड़ वाले प्राइवेट नौकरी की ऐसी की तैसी कर देगा। जब तक हम किसी की ऐसी की तैसी ना कर पाए, तब तक हमारे अंदर में कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। और इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि भारत में लाइफ की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अभी अमेरिका के अंदर में एक 23-24 साल की लड़की थी, वो कहीं जा रही थी जो भी हो, और एक पुलिस वाले की गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और लड़की मर गई वहां पे ऑन स्पॉट, मतलब एक्सीडेंट के अंदर में। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, वो लड़की के परिवार को 250 करोड़ रुपए की उन्होंने पैसे दिए। अब ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एक इंसान की जिंदगी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है पैसे से, क्योंकि परिवार को आप पैसे देके क्या कर लेंगे जब उनका बच्चा ही नहीं रहा, तो वो दुख कभी भी पैसे नहीं भर सकता है। लेकिन फिर भी इतनी तो सोची गई ना, और वो जो पुलिस वाला था उसको भी कंप्लीटली जॉब से हटाया गया और उसको जेल भी हुई उस चीज के लिए। वही एक सिमिलर इंसिडेंट 1-1.5 महीने पहले भारत के अंदर में हुआ था, जहां पे एक 23-24 साल की लड़की नोएडा के अंदर में जा रही थी। एक पुलिस वाले ने दारू पी के अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट कर दिया, बच्ची भी नहीं रही। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस उस पुलिस वाले को नौकरी से हटाया गया, 1-2 लाख रुपए का उसके परिवार को कंसेशन दिया गया, बस, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वह पुलिस वाला थोड़ी बहुत रिश्वत देके वापस से अपनी नौकरी के अंदर में आ जाएगा, और कोई न्याय, कोई जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमारे यहाँ लाइफ की यही वैल्यू रह गई है। आप अगर एक गुंडे नहीं है, आप एक पॉलिटिशियन नहीं है, आप एक करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो भारत में आपको हर तरफ से लोग लूटने के लिए, दबाने के लिए
आ जाएंगे, खड़े रहेंगे, तैयार रहेंगे। और इस चीज को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये प्राउड की बात है हमारे समाज के अंदर में, एटलीस्ट यूपी बिहार के अंदर में तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि अरे ये जो आईएएस है इसने तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है, बहुत अच्छा है। वो प्रॉपर्टी बन किसके पैसों की रही है? क्या वो इंसान एक रिच इंसान को लूट रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो गरीब से गरीब तबके के लिए जो फंड्स आते हैं, जिनको गरीब से गरीब जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको बांटना चाहिए, ब्लॉक के अंदर में जो पैसे बंटने चाहिए वो पैसे चुरा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम मान चुके हैं कि गरीब की कोई भी हैसियत नहीं है। हैसियत बस उसकी है जो लूट सके, जो लूटपाट मचा सके। और या तो फिर आप इतना बड़ा बिजनेस करें कि फिर आपके पास फॉर्च्यूनर हो, डिफेंडर हो, तो फिर आपकी इज्जत है रोड पे, छोटी गाड़ियों की कोई इज्जत नहीं है। तो यही जीवन है। तो आप अगर बाहर निकलें, आप पैसे कमाएं, डॉलर कमाएं, वापस इंडिया जाएं, आपकी बड़ी इज्जत होने वाली है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, मेरा जो चौथा पॉइंट है वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो जब भी मैं बाहर जाने के बारे में सोचती थी कि मैं बाहर से मूव करूं, क्योंकि मेरे पास पहले भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं भारत से बाहर मूव करने के लिए, लेकिन मैं हर बार रिजेक्ट करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भारत के बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि क्या आपने यूएसए के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन फेस की है? हाँ बिल्कुल, आप कहीं भी बाहर के देश में आए तो आप हमेशा एक इमिग्रेंट रहेंगे, आप हमेशा एक बाहरी रहेंगे। और बाहरी आदमी हमेशा एक बाहर की चीज ही रहती है, वो कभी भी इंटरनल सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, एक दो पुश्तें लग जाती हैं जब तक आप इनकी हर चीज को अपना लें और इनके जैसे बन जाएं। ठीक है, तो अभी तो मैं कंप्लीटली बाहरी की तरह फील करती हूँ, लेकिन मैं भारत के अंदर में इतनी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुकी हूँ कि मुझे अब कुछ भी यहाँ पे नया नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बहुत नया फेस कर रही हूँ। मैं ग्रोइंग अप, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। औरत होने की वजह से आपके ऊपर में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैं बिहार से हूँ तो बिहारी होने की वजह से आपका बहुत सारा मजाक उड़ाया जाता है। शुरू शुरू में तो फन और बैंटर के रूप में शुरू होता है, बट कहीं ना कहीं लोग आपकी एक इमेज बना लेते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद से अगर आप एक किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके उसके ऊपर में मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद रिलीजन के ऊपर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैंने पर्सनली कभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन जब से मैंने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो मैंने ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देखा जिसके लिए हर एक बात बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। मेरे पास एक मेल आया था बहुत दिनों पहले कि कुछ भी कर लो, रहोगी तो औरत ही। तो मैंने तो कभी कहा भी नहीं कि मैं आदमी बनना चाहती हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इसके अंदर में। एक औरत पूरे जनरेशन को पैदा करती है, एक औरत हर चीज कर सकती है। मैं कुछ भी उसके अंदर में दुखी या फिर मैं आदमी बनने के लिए नहीं खड़ी हूँ अपने जीवन में, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को वो करना भी नहीं है। लेकिन आप सोच के ऊपर में देखें कि कैसी सोच है। मैंने एक वीडियो बनाई थी माई कास्ट से रिलेटेड, जहाँ पे मुझे, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, मुझे बहुत सारे सवाल आते थे कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, आपका सरनेम क्या है, आपका सरनेम क्या है। तो मैंने उसके ऊपर में एक वीडियो बनाई थी कि जो भी हमारा सरनेम है उसके अंदर में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने क्या किया है, मैं बस पैदा हुई हूँ, ये तो भगवान ने डिसाइड किया है ना कि मैं कहाँ पैदा होंगी। मैंने तो उसके अंदर में कुछ भी नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर में प्राउड क्यों फील करूं, या फिर मैं उसके अंदर में अशेम्ड क्यों फील करूं। मेरे जो कर्तव्य है, मैं कैसी इंसान हूं, क्या मैं किसी के साथ धोखा कर रही हूँ, क्या मैं किसी के साथ चोरी कर रही हूँ, उस बेसिस पे मैं खुद को अच्छा फील करूं या खराब फील करूं। लेकिन हमारा समाज ऐसा बन चुका है कि हमारे पास कोई कर्तव्य अब बचे ही नहीं है। हमारी जो प्राउड करने की चीज है वो है हमारा कास्ट, हमारी रिलीजन और हमारा जेंडर। आई एम प्राउड टू बी अ यादव, आई एम प्राउड टू बी अ राजपूत, आई एम प्राउड टू बी अ ब्राह्मण। पता नहीं ये सारी चीजें चल रही हैं। आप एक नॉर्मली रोड पे निकल जाएं, आपको गाड़ियों पे, आपको बाइक पे ये सारी चीजें लिखी हुई दिखाई देने लगेंगी। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें तो कोई गलती नहीं है। ऐसी ही चीजें आप इंटरलाइज कर चुके हैं, इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि आपको लगता है कि इसके अंदर में कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। लेकिन ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। बिल्कुल, आप मेरे वीडियो का ये कमेंट सेक्शन देखिएगा, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एटलीस्ट जब से मैं यहाँ पे हूँ तो इस सारी चीजों का डिस्क्रिमिनेशन तो मैं नहीं फेस करती हूँ ना। मैं बस इस चीज का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हूँ कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ, मैं एक बाहरी हूँ, जो कि सच है। तो एक ही बकेट होता है हमारे यहाँ भारत में, तो 10 बकेट के अंदर में आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। तो ये चीजें भी इतनी ज्यादा थी कि फिर मैंने डिसाइड किया कि बाहर मूव करना जरूरी है।
अब ये सारे मेरे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और फिर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता दूं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अपना देश हमेशा अपना ही रहता है। अपने लोगों के लिए हज़ार दुख और हज़ार गलतियां सहने के लिए इंसान हमेशा तैयार रहता है। तो घर से जो दूरी है वो बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा जो मेन मोटिवेशन था वो था कि बाहर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर में है, पैसे भी अच्छे हैं, तो मैं बाहर मूव हूं ताकि मैं उस निगेटिविटी लूप से बाहर निकल सकूं। आप जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील करने लगते हैं, आप एक निगेटिविटी के अंदर में जाने लगते हैं, तो फिर वो लूप होता है। आप डेली खुद के बारे में खराब फील करते हैं। आपको कभी भी निगेटिव लूप के अंदर में नहीं फंसना है। जब भी ऐसा लगे तो आपको उसको तोड़ के थोड़े टाइम तक आप बाहर निकलें, वहां पे आप चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सीखें। जैसे मैंने यहाँ पे ये घूरने वाली जो चीज़ है, गुस्से वाली जो चीज़ है, उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे मेरा जो रूम है, मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इस कैमरे के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी खिड़की है और मैं ये डेस्क के ऊपर में बैठ के काम करती हूँ। बगल में एक रोड है, इससे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई भी घूरता नहीं है मेरे रूम के अंदर में। तो मैंने इनसे चीज़ें सीखी हैं कि मैं भी अब जब भारत जाऊंगी तो ये जो घूरने वाली बीमारी है, इससे मैं बाहर निकलूंगी। तो ऐसी सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए थोड़ी दुनिया देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक इट। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने लिए क्या बेस्ट है वो डिसाइड करें और उस हिसाब से लाइफ पे प्रोसीड करें। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हर दुख, हर खुशी, हर पेन से इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली। तो मेरी फैमिली के साथ मैं जहाँ पे भी रह सकूं, मैं हमेशा वो प्रेफर करूंगी। तो या तो अगर चीज़ें सही चलती हैं, मैं उनको यहाँ पे अफोर्ड कर सकूं, तो फिर मैं डेफिनेटली उसके साथ आगे जाऊंगी। अगर चीज़ें सही नहीं चलती हैं, मैं यहाँ पे उनको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो आई गो बैक होम। वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ये बेसिक लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके साथ अभी मेंशन की, लेकिन प्यार का जो खुशी है वो सबसे ऊपर होता है सारे दुख से। लेकिन इसको हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं अपनी सिचुएशन को बेटर समझा सकूं। अगर आपको वीज़ा प्रोसेसेस के बारे में और जानना है कि कौन कौन से वीज़ा होते हैं, मैंने O1 के लिए कैसे अप्लाई किया, मेरा एप्लीकेशन कैसे अप्रूव हुआ, तो मैं उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बना दूंगी। मैंने जॉब की तलाश कैसे की, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।